अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और वो है पोजीशन वेक्टर की। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर कहा जा रहा है इसको, तो ये क्या हो सकता है, पोजीशन क्या होती है, ठीक। तो आप जानते हैं पोजीशन क्या है और वेक्टर क्या है। वेक्टर वो जिसकी डायरेक्शन हो। अब ये क्या बताता है, तो इसके नाम से अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये किसी चीज़ की पोजीशन बता रहा होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने या मालूम करने के लिए यूज़ किया जाए, वो पोजीशन वेक्टर होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करूं और फर्दर इसकी डिटेल बताऊं तो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें अपना, तो हमने इसको पढ़ा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो ट्रेडिशनल वे है इसकी नेमिंग का, या स्टैंडर्ड है बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप यही स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। हम इस स्टैंडर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि आप कहीं से भी नेमिंग करना शुरू करें। जैसे आपने यहाँ से की एक्स वाई जेड, आप यहाँ से कर दें एक्स वाई जेड, या आप यहाँ से कर दें एक्स वाई जेड। बस ख्याल ये करिएगा कि ये काउंटर क्लॉक हो, जिसको आप एंटी क्लॉक के नाम से जानते हैं। अगर एक्स ऐसे है तो वाई एंड जेड, या x यहाँ है तो y एंड z। तो मैं आसानी के लिए क्या करूँगा, इस सिंबल को चेंज करूँगा। इस एक्सिस को अगर मैं x कहूँगा तो काउंटर क्लॉक वाइज फिर ये बन जाएगा y एक्सिस और ये बन जाएगा z एक्सिस। और मैं ये पुराने वाली नेमिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने सिर्फ इसकी नेमिंग चेंज करी, एक्स वाई एंड जेड, आप ये कर सकते हैं। और सपोज कीजिए कि स्पेस में, ठीक है, ये पॉइंट मौजूद है आपके पास P, और इसका मुझे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है जो इसकी पोजीशन बताएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तीनों एक्सिस को यूज करते हुए आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है कहाँ से, ओरिजिन O से। मतलब आप O पर खड़े हुए हैं और आपको इस पॉइंट P पर पहुंचना है। दोबारा बता देता हूं, ये स्पेस में है। पहले भी कहा कि अगर तीनों एक्सिस हों और अगर आप तीन कंपोनेंट बनाएं वेक्टर के तो वो स्पेस में होता है। मतलब आप इसको सिर्फ देख रहे होंगे स्टूडेंट के बोर्ड पर है, इन एक्चुअली ये बोर्ड पर नहीं है, ये कहीं बाहर है इस तरह, और आपको इस तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। पहले आप जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से और एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, और सपोज कीजिए जो आपने डिस्टेंस कवर करा वो एक्स है, और क्योंकि अगर ये डिस्टेंस एक्स की डायरेक्शन में है तो फिर एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर जो लगाया जाता है वो कौन सा होता है, आई कैप। फिर यहीं से हम चलेंगे किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। और गौर कीजिए जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा उसको हम शो करेंगे y से, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या लगा देंगे, जे कैप। और फिर हम चलेंगे कहाँ पर, z एक्सिस की तरफ, और हम अपने पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। और z एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको हम z से शो करेंगे, डायरेक्शन शो करेगा k कैप। तो ये तीनों एक्सिस की हेल्प से आप, ठीक है, स्पेस में मौजूद जो पॉइंट था वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इन एक्चुअली ये तीनों पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या है, वो वेक्टर वो है जिसकी टेल ओरिजिन पर होगी और हेड होगा स्पेसिफाइड पॉइंट पर, और डिनोट किया जाएगा किससे, आर से, ठीक है। मतलब इस पोजीशन वेक्टर की जो सिंबल है वो आर है। आर स्पेशली आप पोजीशन वेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो फिर ये तीनों क्या हैं,
तो स्टूडेंट्स ये तीनों इसके कंपोनेंट हैं आर के। अगर ये कंपोनेंट हैं तो फिर आप आर का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिख सकते हैं। आर आपके पास ये पोजीशन वेक्टर होगा फर्स्ट कंपोनेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपके पास क्या बन गया इस पोजीशन वेक्टर का स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्मूला जनरेट हो गया। मैग्नीट्यूड भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। और लास्ट न्यूमेरिकल में हमने, लास्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल में हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा था कि अंडर रूट में आप क्या करेंगे, आप आई जे और के के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर जो आर के कंपोनेंट हैं वो एक्स वाई और जेड हैं, ठीक, मतलब ये खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस मौजूद हैं, ठीक, और रेक्टेंगुलर ही है, ऑब्वियसली बात है। तो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करा, एक्स के इक्वल, वाई पर कितना डिस्टेंस कवर करा, वाई के इक्वल, और जेड पर कितना करा, जेड के इक्वल। मतलब कि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट के फिर वैल्यूज दी जाती हैं कोऑर्डिनेट की, लाइक 2, 5, 3, ठीक। और अगर इसकी यूनिट रख दी जाए जैसे मीटर, तो अब एग्जैक्टली बात यह है, अगर आप ओरिजिन पर मौजूद हैं तो ओरिजिन से अगर आपको पॉइंट पी तक पहुंचना है तो ये कोऑर्डिनेट आपको बता देंगे कि आप कैसे पहुंचेंगे। आप 2 मीटर, ठीक है, मूव करेंगे कहाँ पर, अलोंग एक्स एक्सिस, और 5 मीटर मूव करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और 3 मीटर मूव करेंगे अलोंग जेड एक्सिस। तो एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आप ये रूम में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लें रूम में फैन सीलिंग से हैंग हुआ है, मतलब फैन सीलिंग के थ्रू लटका हुआ है, अब ये स्पेस में है, और आप रूम के किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन ले लें, वहाँ से फिर मूव करिए एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में, तो आप एग्जैक्टली अगर पॉइंट पी को मान लें कि ये पॉइंट पी आपका, ठीक है, फैन है, तो आप मेजरमेंट करके एक्स वाई जेड एक्सिस पर मूव करके कहाँ पर पहुँच सकते हैं, फैन तक पहुँच सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी एक्स वाई जेड, मतलब जो हेड पॉइंट है इसका वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू दिखाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, जैसे आपके रूम में फ़ैन लगा हुआ है, आपने कोई भी कॉर्नर, जैसे मैं मौजूद हूँ तो मैंने अपना, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने राइट वाला कॉर्नर पे खड़ा हो गया। अब राइट वाले कॉर्नर पे खड़े होने के बाद 3 लाइनें आपको दिखेंगी जाती हुई, एक लेंथ वाली स्टूडेंट्स, एक विड्थ वाली और एक हाइट वाली। अब अगर आप लेंथ वाली लाइन को ले लें, इस बाहर निकली हुई लाइन को एक्स एक्सिस सपोज कर लें, और विड्थ वाली लाइन को आप वाई एक्सिस ले लें, और हाइट वाली लाइन को जेड एक्सिस ले लें, तो एग्जैक्टली आप सीलिंग पर लगे हुए जो फैन है उस तक पहुंच जाएंगे। मतलब पहले आप एक्स पे मूव करिए क्योंकि रूम में सेंटर पर फैन होता है, फिर वाई पे मूव करिए, फिर जेड की तरफ मूव करिए, तो आप एग्जैक्टली सीलिंग वाले फैन पर पहुंचेंगे। तो पी आपका फैन भी हो सकता है। इसी तरह रूम में मौजूद किसी भी, ठीक है, चीज़ की आप क्या बता सकते हैं, पोजीशन। हाँ, अगर वॉल, एग्जैक्टली वॉल पर कोई चीज़ मौजूद है, जैसे मैंने ये आपका एक, ठीक है, पॉइंट लगा दिया और मुझे इस बोर्ड पर मालूम करना है, तो बोर्ड पे स्टूडेंट 2 एक्सिस लूंगा मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और कॉर्नर से फिर मेजर करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका कितना डिस्टेंस है, ये एक्स होगा, फिर जो अपवर्ड होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तो एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसके फिर एक्सिस कितने होंगे, क्योंकि ये प्लेन पर है तो फिर इसके 2 एक्सिस होंगे, और स्पेस में होगा तो कितने होंगे, 3 एक्सिस होंगे। तो पता ये लगा कि इसके जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस खुद होते हैं। तो स्टूडेंट ये पोजीशन वेक्टर था। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। ये कुछ डेफिनेशंस हमने कंप्लीट करी। तो अब अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब बाकी चैप्टर में वो कौन कौन से हैं।
स्टूडेंट्स बाकी चैप्टर में अगर आप बात करें तो हम वेक्टर अलजेब्रा हम स्टडी करेंगे। अगर मैं बताऊं वेक्टर अलजेब्रा में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वेक्टर अलजेब्रा में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है? एक हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दो चीज़ें आ जाएं स्टूडेंट, तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन खुद आ जाता है। ठीक है। अब अगर आप दोनों वर्ड्स पर गौर करें या फ्रेज या सेंटेंस पर गौर करें, तो यहाँ मैंने जो लिखा है वो लिखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और यहाँ जो मैंने लिखा है वो लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ मैंने वेक्टर्स यूज़ किया है, मतलब एक से ज़्यादा, और यहाँ पर वेक्टर का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन आप देख रहे होंगे या समझते होंगे, जब हम दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। अगर मैं ये कहूँ कि एक कोई वेक्टर है उसको ऐड करना है, तो आपका अगला सवाल ये होगा किस में ऐड करना है, मतलब कोई अगला एक और वेक्टर हो, या अगर मैं कहूँ वेक्टर कोई आपके पास एक मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप यही पूछेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई दूसरी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए या वेक्टर मौजूद होना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो सेंटेंस दिख रहा है आपको वो ये दिख रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ही ऐड होंगे। हम जब एक वेक्टर को ऐड करेंगे तो दूसरा भी क्या होगा? वेक्टर होगा। मतलब ये जो एडिशन है ये पॉसिबल है वेक्टर की वेक्टर के साथ, और सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर की स्केलर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो केस हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। एडिशन में ये पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स नहीं है। तो अब मजीद इनके जो मेथड हैं वो कितने हैं? इसका मतलब ये हुआ ये तो एक ही मेथड हुआ, लेकिन ये मजीद दो तरह से आगे बढ़ेगा, और इसमें जो एक पोर्शन जाएगा वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, या आप बोल सकते हैं विद अ वेक्टर। और यहां क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, या आप बोल सकते हैं नंबर। स्केलर कहिए स्टूडेंट्स या नंबर कहिए, एक ही बात है। ठीक है, मतलब दो केस होंगे, एक वेक्टर दूसरा जो होगा वेक्टर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और एक वेक्टर दूसरा जो होगा वो नंबर भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर वेक्टर में ही ऐड होता है, वेक्टर स्केलर में ऐड नहीं होता। अब एडिशन के कितने मेथड पढ़ेंगे हम? तो स्टूडेंट्स एडिशन के जो मेथड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो। एक ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है, और एक एनालिटिकल मेथड कहलाता है। अब इनके नाम से ही आपको वाज़ेह हो रहा होगा, ज्योमेट्रिकल में हम ड्रॉ करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एनालिटिकल में हम कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इनमें से कुछ मेथड आप पढ़कर आए हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड में आपने पढ़ा एक हेड टू टेल रूल, और अगर आपको याद हो आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसके अंदर हम ज़्यादा ड्रॉ पर फोकस करते थे। एक और हम पढ़ेंगे जो कहलाता है पैरालेलोग्राम लॉ।
या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और एनालिटिकल के अंदर भी स्टूडेंट्स हम दो मेथड पर फोकस करेंगे। एक मेथड आपका होगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा बाय लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। और स्टूडेंट दूसरा मेथड जो है वो हम करेंगे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो ये चार हम मेथड करेंगे, जिसमें दो लाई करेंगे किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल मेथड में, और दो लाई करेंगे किसके अंदर, एनालिटिकल में। अब आ जाइए आप मल्टीप्लिकेशन पर। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर, तो ये एक ही टॉपिक है, लेकिन जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो केस सामने आते हैं। एक केस का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, या ये कहलाता है दूसरा डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई, और इसके अंदर जो एक और केस आता है वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, या ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इनके नाम ऐसे क्यों हैं, जब स्टूडेंट्स टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो हम इनको डिटेल में देखेंगे ये क्यों और कैसे हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास चैप्टर रिमेनिंग है उसकी मैंने ये यूं कह लें ट्री बना दी, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा, हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मतलब अब डेफिनेशंस के बाद हम वेक्टर अलजेब्रा की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट हम इसको कंटिन्यू करेंगे।